भाई नेक्स्ट टॉपिक है टर्की इंडिया से 50,000 टन। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है। ये व्यू से आप सोच सकते हैं प्राइसेस, गेहूं का प्राइस तो वैसे भी बढ़ गया है, ये सब एक्सपोर्ट करने से और 15% बढ़ सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना। ये सब चीज़ें इसलिए हुआ क्योंकि ये यूक्रेन से जो पहले इंपोर्ट करते थे, यूक्रेन 20% ऑफ द वर्ल्ड्स हाई ग्रेड वीट सप्लाई करते थे भाई। ये वार के बाद वो सप्लाई नहीं कर पाते हैं, इस वजह से काफ़ी सारे देश इधर उधर भाग रहे हैं और इंडिया को भी काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया है। जैसे आपके टर्की तो हमने बात कर ही दिया है, उसके अलावा इजिप्ट है, इसराइल है, ओमान है, नाइजीरिया है, साउथ अफ्रीका है, सब हमसे गेहूं मांग रहे हैं। देखो जी, और इंडिया जो है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे सबको दे रहे हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखना, हम फिर भी इस बार हमारे काफ़ी सारे हीट वेव की वजह से प्रोडक्शन भी कम हो चुका है, फिर भी हम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हर कंट्री को जितना हो सकता है हम दे रहे हैं। एक और चीज़ ध्यान रखना जी, इंडिया वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड व्हीट है। ये इनक्रेडिबल इंडिया है भाई, सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है जी। वैसे भी इस बार हीट वेव की वजह से थोड़ा सा प्रोडक्शन कट है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर इस बार सिर्फ 100 मिलियन के आसपास व्हीट होगा। वैसे भी 15-20% कम है जो साल में होता है। भारत माता की जय। ठीक है जी। तो देखेंगे कि इस पे अच्छा एक और चीज़ है, गवर्नमेंट भी अपनी प्रोक्योरमेंट काफ़ी कम कर चुका है जी, नियरली 50% कम कर चुका है गवर्नमेंट भी वीट प्रोक्योरमेंट। बिकॉज इनके ओरिजिनल एस्टिमेट था 45 मिलियन टन है, बट कितना हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा हमें मालूम नहीं है। पहले भी न्यूज़ आइटम था कि वीट के बदले राइस देंगे, चावल। ऑफ कोर्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या आपके प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना है, उस पर भी जो है 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो फूड ग्रेन्स फ्री बांटा जा रहा है भाई हर महीने। उस पर गवर्नमेंट क्या, लोग पूछते हैं क्या करती है गवर्नमेंट। भाई आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तभी पता लगेगा ना गवर्नमेंट क्या करती है। ठीक है जी। ये टॉपिक बहुत ही ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एनवायरनमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है, उस पर एक सॉइल को प्रोटेक्ट करने का 3 प्रांग्ड स्ट्रैटेजी दिया हुआ है सदगुरु जी ने। उसका 3 स्ट्रैटेजी है, ध्यान रखना। उसके साथ साथ एक और चीज़ है, मीटिंग है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ल्ड लेवल के कॉन्फ्रेंसेस कभी प्रीलिम्स में आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है। इनका पहला स्ट्रैटेजी है जितना ऑर्गेनिक कंटेंट सॉइल में बढ़ाया जा सकता है उतना करना है, क्योंकि सॉइल की लाइफ बढ़ती है, फर्टिलिटी भी बढ़ती है। और सेकंड कहते हैं गवर्नमेंट का इंसेंटिव्स देते हैं, और तीसरा कुछ डिसेंटिव्स भी होना जरूरी है जो इसको कंप्लेन नहीं करते हैं। और एक कार्बन क्रेडिट इंसेंटिव्स है। कार्बन क्रेडिट्स के बारे में डॉक्टर सदाशिवम एकेडमी में मिल जाएगा भाई। ये स्नैपशॉट न्यूज़ का चैनल है, पूरा डिस्क्रिप्शन में नहीं बताएंगे, टच करके छोड़ देंगे। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि सदगुरु जी ने क्या बोला, ऐसा नहीं। आईएएस को सदगुरु जी से कोई लेना देना नहीं है, मगर जहाँ भी सॉइल कंजर्वेशन की बात आती है आप ये सब चीज़ें बता सकते हैं। जैसे 3 स्ट्रैटेजी इन्होंने बताए हैं, और ये कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन, ये 3 स्ट्रैटेजी बोल सकते हो। कार्बन क्रेडिट इंसेंटिव के बारे में बोल सकते हैं, और बाद में ये भी कर सकते हैं कि सदगुरु जी ने उस कॉन्फ्रेंस में ये बोले हैं, कोई दिक्कत नहीं, डाल दो थोड़ा सा। और गवर्नमेंट सर्वेंट्स अकाउंटेबिलिटी, पहले ज़माने में लोग सोचते थे कि गवर्नमेंट में नौकरी मिल गई, पूरे साल भर काम करो मत करो पैसा आता रहेगा। भाई आजकल काफ़ी लोगों पे अकाउंटेबिलिटी पे ध्यान दिया जा रहा है। जो भी बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज है, मैनेजर्स है, सबको ये अकाउंटेबल बनाएंगे भाई। ये भी एक तरह का गवर्नेंस है। कहते हैं ना, मोदी जी बार बार कहते हैं गुड गवर्नेंस, यही गुड गवर्नेंस है। रेलवे में देखेंगे 32 ऑफिसर्स जो 50 साल के ऊपर है, 32 ऑफिसर्स को घर भेज दिया है। क्यों? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी। एक रूल ध्यान रखना,
56J फंडामेंटल रूल है, गवर्नमेंट के पास ये पावर है, कोई भी एम्प्लॉय अपना काम ना करे, अपना अकाउंटेबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाएं, उनको घर भेजा जा सकता है। तो जहां भी गवर्नेंस की क्वेश्चन आती है इसके बारे में आप जिक्र करिए, और 56J के बारे में बोलिए, रेलवे के बारे में बात करिए, और जैसे काफ़ी सारे जैसे सिविल से है, पर्सनल सर्विस से है, मैकेनिकल, ट्रैफिक, इलेक्ट्रॉनिक, सिग्नल्स, हर डिपार्टमेंट से लोग फेंक दिए बाहर। ठीक है जी। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्लोबल सप्लाई चेन्स की, थोड़ा सा न्यूज़ है, सुन लीजिए, बहुत ज़रूरी है। सप्लाई चेन शॉक्स, आज की डेट में जो भी इन्फ्लेशन हो रहा है उसका एक कारण है सप्लाई चेन डिसरप्शन। ये सप्लाई चेन डिसरप्शन क्या है भाई? ये है कि अगर मान लीजिए आपको घर में ब्रेड चाहिए, ब्रेड कहीं बन रही है, प्रोडक्शन कहीं हो रही है, कंज्यूम घर पे हो रहा है, हो सकता है ये पूना से आ रहा हो। प्याज है, कंजम्पशन घर पे हो रहा, आता मध्य प्रदेश से फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन तो वहाँ हो चुका है, यहाँ कंजम्पशन के लिए लोग तैयार है, पैसा देने के लिए तैयार है, मगर ट्रक नहीं है, ट्रक है तो कंटेनर नहीं है, कंटेनर है तो कुछ और नहीं है। ये मान लीजिए वर्ल्ड लेवल पे अगर होता है, इसको कहते हैं सप्लाई चेन डिसरप्शन। आपको पता होगा कोविड के टाइम पे जहाँ जहाँ शिप्स थी वहाँ खड़ी है, कोई टूटिकोरिन में खड़ी है, कोई रोटरडैम में खड़ी है, कोई न्यूयॉर्क के पास खड़ी है, कोई कोचिन के पास, कोई सिंगापुर के पास। भाई दुनिया इतनी बड़ी है भाई, शिप कहीं यहाँ कहीं यहाँ। शिप्स में बहुत ही ज़रूरी एक चीज़ है कंटेनर। कभी कभी ऐसा होता है माल भी है मगर जहाँ माल है वहाँ कंटेनर नहीं है, और जहाँ कंटेनर है वहाँ माल नहीं है। जैसे दूध मिल रहा है मगर बॉटल नहीं है, क्या करेंगे? तो ऐसे डिसरप्शंस में क्या होता है, माल की शॉर्टेजों के प्राइस बढ़ जाता है, वो भी एक तरह का इन्फ्लेशन का कारण है। और इसके बारे में ये बात की है चंद्रशेखरन, ये टाटा सन्स का चेयरमैन है, आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी सेक्शन में। और वो ये कहते हैं कि इंडिया के पास इतना सप्लाई चेन कैपेसिटी है कि पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन का हम लीडर बन सकते हैं। भाई क्यों नहीं बन सकते? चलो जी, एक और चीज़ है, फिनलैंड स्वीडन दोनों तड़प रहे हैं नेटो में ज्वाइन करने के लिए। भाई पूरा रशिया कहानी का, पूरा रशिया यूक्रेन का कहानी सुनने के बाद भी ये पीछे पड़े हुए, एक और सिरदर्दी है भाई। फिनलैंड और नॉर्डिक कंट्रीज है, ये ध्यान रखना, नॉर्डिक कंट्रीज। कल नॉर्डिक्स कंट्री के बारे में काफ़ी मैंने बताया है, और मोदी साहब भी वहाँ सब घूम फिर के आए हैं। भाई फिनलैंड के बारे में एक चीज़ समझना, फिनलैंड और रशिया के बीच में 1300 किलोमीटर का बॉर्डर है, और ये बॉर्डर है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि बॉर्डर के साथ कोई नेटो के साथ ज्वाइन कर लिया तो एक तरह का दुश्मन हो जाता भाई। और रशिया का एक सिरदर्दी हो गया, पता नहीं रशिया कितना इसको सीरियसली लेगा, पता नहीं है क्या एक्शन लेंगे। और एक और चीज़ ध्यान रखना, आज की डेट में जो यूएस अलाइड फोर्सेस है और रशिया है सिर्फ 600 किलोमीटर्स है, अभी ये जोड़ने के बाद देखेंगे 1300 किलोमीटर का बॉर्डर हो जाएगा भाई। क्या करेंगे बताओ? अभी तो प्रॉब्लम से गुजरा, नया प्रॉब्लम शुरू हो गया। चलो जी, अगला प्रॉब्लम है, अगला टॉपिक है श्रीलंका। उसके बारे में काफ़ी हमने बात कर चुके हैं, काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर चुके हैं। सब लोग कहते हैं मुफ्त में दो, मुफ्त में दो, पेट्रोल मुफ्त में दो, इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त में दो, एमएसपी बहुत ज़्यादा दे दो। इररेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स है, हर चीज़ उनको चाहिए मुफ्त, इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त, पानी मुफ्त, और लोगों ने मेजॉरिटी में जिता दिया उनको, और प्राइम मिनिस्टर बन गया, और फ्री में लोगों को दे दे के ऐसा स्थिति पे आ गए। फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो इनसे फ्री मांग रहे थे, जो इनके फ्री चीज़ को बड़ा एंजॉय कर रहे थे, वही लोग उनके घर जाके आग लगा दिए और कह रहे हैं भाग जाओ, तुम चले जाओ। पुलिस गाड़ी को आग लगा रहे हैं, पुलिस स्टेशन को जला रहे हैं, जैसे आर्मी को बुलाना पड़ा भाई। इंडिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देते हैं, एलपीजी का प्राइस कम बढ़ो जी, पेट्रोल का प्राइस कम कर दो जी, इलेक्ट्रिसिटी का कम कर दो जी, हर चीज़। भाई गवर्नमेंट जो भी हो सकता गवर्नमेंट कर रही है, मगर सबको फ्री चाहिए हर चीज़। टैक्स देने के लिए कोई तैयार नहीं है, बस राइड फ्री चाहिए, डीटीसी में फ्री बस चाहिए भाई। घर में फॉर्चूनर है मगर बस में फ्री बस में जाते हैं, क्या करें भाई? ये सब मन में रखना बहुत ज़रूरी है। देखो जी, घर में एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, डैडी है। डैडी पैसा कमा के आते हैं, उनको पता है हर महीने कभी ईएमआई देना है, कार का ईएमआई है, मकान का
EMI है, कहीं दूर का रिश्तेदार का शादी हो रहा है, फ्रेंड के बच्चों का शादी है, वहाँ गिफ्ट देना पड़ रहा है, पेरेंट्स है, मेडिकल एक्सपेंस है, घर में लड़की है, उनका शादी के लिए पैसा जोड़ना पड़ता है, उनका एजुकेशन के लिए करना पड़ता है, उनको ये सबको कार में भी जाना चाहिए, इनकम टैक्स तो देना ही देना है, इतने खर्चे हैं। तो हेड ऑफ द फैमिली प्लान करते हैं। कभी कभी ये भी कहते हैं भाई 2 ड्रेस मत लो बेटे, एक ड्रेस से संभाल लो। कभी कहते हैं डैडी मुझे वहाँ जाते हैं तो कहते हैं चलो बेटे एक ड्रेस ले लो, बाकी बाद में ले लेना। भाई अर्निंग है, एक्सपेंस है, उस हिसाब से घर चलती है भाई, बैलेंस करके। ऐसे ही गवर्नमेंट भी चलती है। गवर्नमेंट का इनकम है, जैसे डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स है, कस्टम्स ड्यूटी, GST, बाकी एक्सपेंडिचर है, लोगों को सब्सिडी देना है, फर्टिलाइजर सब्सिडी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो, मेट्रो बनाओ, रेलवे बनाओ, सागर माला बनाओ, डिफेंस का खर्चा है, गवर्नमेंट को भी खर्चा है भाई। दोनों को ले दे के संभालना पड़ता है। बाहर बैठ के कोई भी कुछ भी कह सकते हैं भाई, पेट्रोल का दाम कम कराओ, उसका काम कराओ, इलेक्ट्रिसिटी। भाई सिटीजन्स भी रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है। सब सिटीजन एजुकेटेड नहीं है, मगर ये जो वीडियो जो आप लोग सुन रहे हैं, आप IAS की तैयारी कर रहे हो और कल की डेट में पास हो जाओगे, बड़े बड़े पोजीशंस पे आप रहेंगे भाई। आपको लोगों को समझाना है कि भाई मुफ्त के पीछे मत पड़ो। 15 लाख दो, 15 लाख कहाँ से हो पाएगा भाई? बहुत ज़रूरी है भाई। उसके बाद दैट इज़ ऑल। और अगले एपिसोड में आइएगा, मई का पूरे टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, बहुत सारे टॉपिक्स है, ठीक है जी। बाकी जो इंस्टेंसेस है तीसरे हफ्ते का मैं धीरे धीरे दूसरे वीडियो में डालूंगा, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके जी, दिस इज़ डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ, टिल वी मीट अगेन, बाय बाय, जय हिंद।